अब आगे देखिए विदेशियों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय कला इतनी समृद्ध रही है कि इसका प्रभाव विदेशों में देखने को मिलता है। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है, जैसे चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, वज्रापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। और संस्कृत भारतीय भाषा है। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ वहाँ के शासकों के नाम भी विशुद्ध भारतीय या संस्कृत नाम है। इसका अर्थ नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, वो भारतीय नहीं थे, लेकिन नाम जो थे उनके वो भारतीय ही थे, भारतीय नाम ही रखे गए थे हिंदी या संस्कृत से। और राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी, और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाय की मुस्लिम रियायतों में भी अभी तक चल रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और कथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। अब देखिए भारतीय कला संस्कृति का कितना प्रभाव पड़ा है विदेशों पर। और कंबोडिया में वर्णमाला जो है वो दक्षिण भारत से ली गई है, और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मन्नु के कानून के आधार पर बनाए गए हैं, और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके इस कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था से ले लिया गया है। और आगे, अंकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया था कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया था उसका नाम जयवर्मन था, यह सप्तम, जो ठेठ भारतीय ही नाम था। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को इन आदर्शों की जानकारी न हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए उसकी पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है। भारतीय कला जो भी है, चाहे संगीत कला है, चाहे चित्रकला है, चाहे कोई भी कला है, उसमें धार्मिक प्रेरणा है और एक परदृष्टि होती है। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति से संबंधित मनोदशाओं को ले, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य कला में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है, और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया। एशिया के दूसरों देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद जो थे उनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, यानी मूर्ति पूजा के बारे में उसमें कुछ नहीं बताया गया है। और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए जा सके। आगे देखिए, भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। और 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, तो गुप्त काल कौन सा था, लगभग 150 वर्ष तक गुप्तों ने शासन किया था, और वो 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक का है। उसे स्वर्ण युग काल कहा जाता है। तो स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है, गुप्त काल को, यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच वाले समय को। अजंता की गुफाएं उस समय बनाई गई थी, और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए थे। अजंता की गुफाएं जो हैं वो कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं ये अजंता की गुफाएं, ठीक है। और बाघ और बादामी की गुफाएं जो हैं वो भी इसी काल में बनाई गई थी, गुप्त काल में। और ये बाघ और बादामी की गुफाएं कर्नाटका में हैं। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। ये आगे देखिए,
इन भित्ति चित्रों को, जो अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र जो हैं, इसे बौद्ध भिक्षुकों ने बनवाया था। और इन भित्ति चित्रों में उन्होंने क्या बनाया था? सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां बैठी हुई, घड़ी श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई आदि चित्र बनाए थे। और उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन भित्ति चित्रों में एक जैसी मूर्तियां कहीं भी नहीं मिलती, सभी अलग अलग आकृतियों के, अलग अलग तरह की थी। एक जैसी मूर्तियां कहीं भी नहीं मिल रही थी, सभी भिन्न भिन्न थी। आगे देखिए, 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई, 7वीं 8वीं शताब्दी में। और ये एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। इसके बीच में कैलाश का एक विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो हैं वो भी इसी समय की हैं, और ये भी महाराष्ट्र में है, जहाँ प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी हुई है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु के चेन्नई में ये बनाया गया है महाबलीपुरम का। ये जो इमारत बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, इसमें 3 मंदिर, कहते हैं कि इसमें 3 मंदिर हैं। तो एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है, यानी एलिफेंटा की गुफा में जो है नटराज की मूर्ति जो बनाई गई है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एप्स्टीन ने लिखा है कि उसकी विशाल्यात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान है। तो ऐसे भारतीय कला जो थी इतनी प्रसिद्ध थी, इतनी समृद्ध थी कि विदेशियों पर इसका प्रभाव पड़ा ही। ठीक है, तो इसका प्रभाव देखने को मिला।